स्टूडेंट्स, अरिहंत की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि आपके जो यूपी कांस्टेबल संकल्प यूपी कांस्टेबल की बुक है उसके 15 चैप्टर्स जो उसमें प्रोवाइड किए गए हैं आप लोगों के लिए, तो वो सभी आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप व्हाइट पेपर देखे होंगे आपने। ये है आपका सेक्शन टेस्ट 1, मतलब यूपी कांस्टेबल में आपको पता है 37 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी से। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उस हिसाब से एक 37 क्वेश्चंस का हिंदी का सेट आपके लिए तैयार किया जाता है एग्जाम में। वैसा ही एक सेक्शन टेस्ट अरिहंत आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। आपको 3 सेक्शन टेस्ट दिए गए हैं बुक में भी, और यहाँ पर भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जैसे कि आपको सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन दिया गया है। ये आपका सेक्शन टेस्ट 1 है। सेक्शन टेस्ट 1 में वैसा ही है जैसा आपके एग्जाम्स में आता है, मतलब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप सभी इसको मेरे साथ साथ कीजिए और बताइए। बात करेंगे हम इसके पहले क्वेश्चंस की। हमने इसके टॉपिक्स जो हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक एक करके सारे क्वेश्चंस पर ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम नंबर्स जो हैं वो अच्छे पाएंगे बाकी बच्चों से, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। देखिए, नैसर्गिक का सही विलोम शब्द क्या होता है। नैसर्गिक शब्द जो है इसका सही विलोम क्या होता है, आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक मतलब होता है कोई चीज जो प्राकृतिक होती है, नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, विलोम शब्द क्या होता है, कृत्रिम। जो बनाया गया हो भाई हम लोगों के द्वारा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम कृत्रिम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ये जानना है तो ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट हो गया। अच्छा, सामयिक का क्या होता है बताइए। सामयिक का विलोम क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, सामयिक का विलोम होता है असामयिक। क्या होता है, असामयिक। ठीक है। चमत्कार का क्या होता है, जैसे कहते हैं चमत्कार, अनिर्धारित जो हो उसे क्या कहते हैं, चमत्कार। तो चमत्कार का निर्धारित कर दीजिए, जो निर्धारित हो। चमत्कार का विलोम निर्धारित होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जल में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। वाक्यांश वाला चैप्टर आपको करवाया गया है, वैसा ही आपको ये प्रश्न है कि आपको बताना है वाक्यांश। जल में लगने वाली आग के लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं, दावाग्नि, मंदाग्नि, जठराग्नि या वड़वाग्नि। तो आपको ये पढ़ाया गया था, दावाग्नि किसे कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को। दावाग्नि किसे कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं, लिख लीजिएगा आप, जल में जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि है, ये ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, ये जंगल में लगने वाली आग है। जठराग्नि क्या होती है, पेट में लगने वाली आग। बड़बाग्नि क्या होती है, तो यही तो होती है जल में लगने वाली आग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, आपका जो डी आंसर है, आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसको क्या कहते हैं, बड़वाग्नि। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ के लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, ये बताना है आपको। बताइए, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ के लिए एक शब्द आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये बताइए। अंतरित, प्रवासी, स्थानांतरित, मुसाफिर।
मुसाफिर क्या कहते हैं? जो घूमता रहता हो बिना किसी लक्ष्य के, उसको मुसाफिर कहते हैं। स्थानांतरित कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका स्थानांतरित। प्रवासी किसे कहते हैं? जो एक स्थान से हट के दूसरे स्थान जगह पर, मतलब जिसे हम कहेंगे घुमंतुलू टाइप के जो होते हैं, खानाबदोश, प्रवासी को कहेंगे। पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? हमने आपको बताया है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको तत्सम कहते हैं। जैसे हस्त, ठीक है, क्या है? ये तत्सम शब्द है। जैसे हमने कह दिया कर्ण, तत्सम शब्द है। जैसे हमने कह दिया अग्नि, तत्सम शब्द है। अब इसका पहचान जो क्या है? पहचान आपका तद्भव शब्द है। इसका बताना क्या है कि तत्सम इसका क्या होगा? प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, या आपका अभिधान या अवधान। तो पहचान का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है आपका प्रज्ञान। क्या होता है? प्रज्ञान। ध्यान रखिएगा। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होता है? अब आपको यहां पर तद्भव शब्द बताना है। पहले ये तद्भव दिया था, इसका तत्सम बताना है। अब इसका क्या बताना है? ये आपका तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव बताना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बताइए। प्रभुत्व का तद्भव शब्द जो है वो क्या है? पहचान, गुरुता, पहुंच या गुरुत्व। तो प्रभुत्व का होता है जैसे जो आपका तद्भव बोलचाल की भाषा, ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें हमने परिवर्तन किया है फिर हिंदी भाषा में हम प्रयोग कर रहे हैं, उनको तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन, पहुंच। ठीक है, कि उनकी वहां तक पहुंच है, प्रभुत्व। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको एक वाक्य दे रखा है और आपसे अव्यय पूछा जा रहा है। अव्यय क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। जैसे चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग हो, चाहे वो पुल्लिंग के साथ प्रयोग हो, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। चाहे वो एक वचन के साथ प्रयोग हो, चाहे वो बहुवचन के साथ। तो यहाँ पर वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, कारणवाचक या समुच्चयबोधक? किस प्रकार का यहाँ पर अव्यय शब्द है, ये बताना है आपको, बताइए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जो लिखा हुआ है, ये जो आपका क्योंकि शब्द है, ये क्या है? ये अव्यय है। ये आपको पता है क्योंकि क्या है? क्योंकि जो है ये एक अव्यय शब्द है, ये एक अव्यय है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, कारणवाचक और समुच्चयबोधक। अब आपको ये बताना है जो क्योंकि शब्द है वो किस प्रकार का अव्यय है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये एक कारणवाचक अव्यय है। कैसा है? क्योंकि किसी चीज का कारण बता रहा है, तो यहाँ पर आपका ये कारणवाचक अव्यय होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखें, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो, जिस शब्द से क्रिया के समय का निर्धारण हो, उसको क्या कहते हैं? जिससे पता चल पाए कि कोई काम जो है वो कब हुआ है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको बेटा काल कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा आपको काल। उसे काल कहा जाता है। काल का मतलब समय। कारक क्या होते हैं? कारक वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध बाकी वाक्य से कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? अब यहाँ पर आपसे अव्यय के भेद पूछ लिए गए हैं कि अव्यय का भेद जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए। क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक या भयवाचक, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अव्यय का भेद नहीं है? तो अव्यय का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय भी होता है, विस्मयादिबोधक भी होता है, संबंध बोधक भी होता है, पर कोई भी भाववाचक अव्यय नहीं होता है। ये भाववाचक अव्यय जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? बताइए, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, ये बताना है आपको।
प्रजापति, स्वयंभू, विधि या पंचानन। तो याद रखिएगा, पंचानन ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है। पंचानन किसका पर्यायवाची होता है? पंचानन मतलब होता है शिव। पांच आनन हो जिसके, पांच सिर हो जिसके, उसे क्या कहते हैं? उसे शंकर जी का ये होता है। किसका होता है? शंकर जी का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव। ठीक है, पंचानन शिव का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कार जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पर ये बताना है, बताइए। संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कार, संकार, समकार या सहकार? तो ध्यान रखिएगा, संस्कार का संधि विच्छेद होता है समधनकार। ये आपको चैप्टर जब करवाया गया था संधि वाला, तब आपको बताया गया था कि किसकी किसकी संधि हो, क्या बनता है। मोस्टली आपके संधि से क्वेश्चंस जो है वो फिलहाल आपके स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं, लेकिन व्यंजन संधि भी 15 से 20% में पूछी जाती है, तो उस पर भी ध्यान देंगे। यहाँ पर समधनकार संस्कार हो जाता है, ये याद रखिएगा। बाईसराय में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता क्या है? तो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले प्रयोग किया जाए और शब्द को विशेष बना दे। ठीक है, उसको कहा जाता है उपसर्ग। अब यहां पर बताइए, वायसराय जो शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 22 उपसराय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर डी आपका 22 जो है वो क्या है? वो उपसर्ग है। राय क्या है? राय आपका मूल शब्द है। परित्यक्त, ठीक है, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है? परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है, ये बताना है आपको, बताइए। जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, या जिसका परित्याग आवश्यक हो। तो परित्यक्त मतलब होता है जिसको हम उपेक्षा करके, जिसको अपमानित करके छोड़ें, उसे परित्यक्त कहा जाता है। ठीक है, तो परित्यक्त का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला आंसर आपका करेक्ट है। जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है परित्यक्त। ठीक है, वाक्यांश के लिए शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बच्चा आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इसको आराम से अच्छे से पढ़ें और इसके एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें। आप बुक आपने ऑलरेडी देखी होगी, जो बुक है आपके संकल्प यूपी की, ये आपको इसी से आपको सारे ये जो चैप्टर्स जो हैं वो भी करवाए गए हैं। इसका यूट्यूब पे आपको पूरा सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, ताकि इसको आप अपने पास रखें। बहुत से एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए यहां पर फिलहाल हम फटाफट देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? मतलब इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? परिरक्षण, स्वशासन, निरूपण, बृहत्तर। तो आपको यहाँ पर तुरंत समझ में जाना आना चाहिए कि परि क्या है? उपसर्ग है। स्व क्या है? उपसर्ग है। नी क्या है? उपसर्ग है। नी क्या है आपका? नी जो है वो तो आपका क्या है? उपसर्ग है। बृहत्तर क्या है? तो बृहत्तर में आपका तर जो है वो प्रत्यय है। तर क्या है? तर जो है क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, ये क्या है? ये आपके प्रत्यय है। उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चिकनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चिकनाहट, बताइए। चिकनाहट में कौन सा आपका प्रत्यय प्रयोग किया गया है, ये बताना है आपको। जल्दी से आप बताएं, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सरल है, चिकन। ठीक है, और आहट शब्द प्रयोग हो जाएगा, चिकनाहट हो जाएगा। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है?
क्या हो रहा? गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गोबर गणेश होना मुहावरा, अब इसका अर्थ बताना है आपको क्या होगा। गोबर गणेश होना, किए धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ होना, गोबर की पूजा करना या गड़बड़ करना। तो गोबर गणेश होना का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ होना। लोग कहते नहीं है ये एकदम गोबर गणेश है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब होता है बेवकूफ होना। अर्थ क्या निकल के आया? अर्थ निकल के आया बेवकूफ होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन है। स्कंदगुप्त किसका नाटक है? आपको रचना और रचनाकार वाला चैप्टर पढ़ाया गया था, पार्ट पढ़ाया गया, मैंने खुद पढ़ा है, आपको करवाए हैं सारे क्वेश्चंस। तो आपको कुछ रचनाएं जो है बेहद महत्वपूर्ण थी, वो मैंने आपको अंडरलाइन भी की थी, हाईलाइट की थी, तो आप उसको जरूर पढ़िए। स्कंदगुप्त किसका नाटक है? बताइए। तो स्कंदगुप्त जो है वो किसका नाटक है? याद रखिएगा, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है। प्रेमचंद का आपको पता है बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे गबन। ठीक है। गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सब किसकी हैं? ये प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। एक प्रेमचंद से प्रश्न पूछा जाता है, प्रेमचंद्र जी की अधूरी रचना कौन सी है? तो मंगलसूत्र इनकी अधूरी रचना है। जयशंकर प्रसाद की अधूरी रचना कौन सी है? तो इंद्रावती। ठीक है। पंत की चिदंबरा लोकायतन बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। निराला की सूर्यकांत पाठक निराला, तोड़ती पत्थर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये ध्यान रखिए। माता पिता में कौन सा समास होता है? द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष या द्वंद्व। द्विगु समास क्या होता है? तो वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास होता है। आपको समास वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से करवाया गया था। आपका 6th या 7th चैप्टर आपका समास वाला होगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव है। तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है या जिसमें विभक्ति का लोप हो तो वो तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर आपका कौन सा, वहां पर कौन सा समास है? वहां पर द्वंद्व समास है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? करेक्ट आंसर जो आया वो आया आपका डी वाला ऑप्शन। यहां पर दोनों पद प्रधान है, माता और पिता। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखें आप, अनिक्षा का विलोमार्थक शब्द क्या है? अनिक्षा का विलोमार्थक शब्द क्या है? तो अनिक्षा का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अ- अनिच्छा, इसका हो जाएगा इच्छा। करेक्ट आंसर। ठीक है। हताशा का उत्साह हो जाएगा। ठीक है। टेढ़ी खीर का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग कहते नहीं, कोई कठिन कार्य होता है जब हम कहते हैं कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाना टेढ़ी खीर है। गवर्नमेंट जॉब मतलब सरकारी नौकरी पाना आजकल टेढ़ी खीर हो गया। तो इसका मतलब क्या निकल के आया? अर्थ इसका निकल के आया कि कठिन कार्य है। क्या है? इसका अर्थ निकल के आया कठिन कार्य है। यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कुशलता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कुशलता का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। कुशल है, वह इस कार्य में कुशल है। तो कुशल है और दक्ष है दोनों एक ही बात है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट है। कुशलता का पर्यायवाची दक्षता होता है। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश आता है आपका 5 नंबर में। गद्यांश आता है आपको, गद्यांश पे भी कई सारे गद्यांश जो है मैंने सॉल्व करवाए थे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। अब आप बताइए, पहले गद्यांश का एक ही चीज आप अच्छे से दिमाग में भर लीजिए। गद्यांश आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब गद्यांश वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि गद्यांश के क्वेश्चन करने हैं तो आपको उसके लिए एक बार गद्यांश जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको उसके प्रश्न उत्तर करते टाइम बार बार गद्यांश ना पढ़ना पड़े। एक बार गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया फिर आप उसके प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के पुनर्निर्माण में कार्यरत मनुष्य के लिए जिन मुख्य बातों पर बल दिया था वे कौन सी हैं? चरित्र, आध्यात्मिकता, आत्मविश्वास और अनंततः अंततः सबके प्रति प्रेम, विशेषतः दरिद्र, अशिक्षित तथा पद दलितों के लिए। यह कार्य वास्तव में महान है, किंतु धन इच्छा के सामने कुछ नहीं टिक सकता। भारतीयों में भारत माता के प्रति देशभक्त की भावना जागृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तब तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है।
मत भूलना कि तुम्हारा जीवन अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन स्मरणीय है, जो उन्होंने एक बार स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था। क्या कहा था जरा देखिए। देते हुए कहा था, अतीत में संलग्न तथा भारतीय धरोहर के प्रति गर्व से परिपूर्ण होते हुए भी विवेकानंद जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक धारणा रखते थे तथा भारत के अतीत एवं वर्तमान के मध्य सेतु की भांति थे। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन्होंने आज के भारत को अत्यंत प्रभावित किया है। हमारी युवा पीढ़ी स्वामी जी से लाभान्वित होगी, जिनकी बाणी प्रज्ञा एवं शक्ति से ओतप्रोत है। स्वामी जी ने एक अधैर्यवान शिष्य को समझाया कि श्रद्धावान बन, वीरवान बन, आत्मज्ञान प्राप्त कर। यही मेरी इच्छा है और आशीर्वाद है। श्रद्धा का अभिप्राय कई बात से है। कई बात में क्या आ जाएगा? पहली है आत्मश्रद्धा। आत्मश्रद्धा मतलब खुद में विश्वास, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। दूसरा है हमारी संस्कृति धरोहर के प्रति श्रद्धा। तीसरी है हमारी मातृभूमि का केंद्र प्राण पखेरु धर्म में तथा केवल धर्म में ही है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन पर श्रद्धावान वीरवान भव। तुम्हारे अंदर पूर्ण शक्ति निहित है। तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। इस शक्ति को पहचानो, उठो और अपना अंतस्थ ब्रह्म भाव अभिव्यक्त करो। वीर बनो, वीर बनो। मानव केवल एक बार ही मरता है। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। शैशव से ही तुम्हारे मस्तिष्क में सकारात्मक, सशक्त एवं परोपकारी विचार प्रविष्ट होने चाहिए। मतलब ये है कि स्वामी जी ने समझाया कि जब आप अपने दिमाग में जैसा सोचते हैं वैसा ही कार्य होता है। अगर आपके दिमाग में बचपन से सकारात्मक चीजें रखी जाएं तो आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे। यही यहाँ पर पूरे उसका भाव है और आपको अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जीवन अपने व्यक्तिगत सुख के लिए ना होने से स्वामी जी का क्या अभिप्राय है? जीवन अपने व्यक्तिगत सुख मतलब जीवन जो आपको मिलता है वो आपके अपने निजी सुखों के लिए नहीं दिया जाता है। तो ये स्वामी जी का अब इससे मतलब क्या है, कथन क्या है? दूसरों का जीवन सुखी बनाना, अपने सुखी अपेक्षा निर्बल एवं दरिद्र देशवासियों को सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए। देशभक्त का जीवन दुखदाई होना, देशभक्त का सुखी ना होना। तो यहाँ पर स्वामी जी का अभिप्राय क्या था कि अपना निजी जीवन जो आपको जीवन मिला है तो वो मिला है दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए, सिर्फ खुद के सुख के लिए नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विवेकानंद अतीत एवं वर्तमान के मध्य सेतु की भांति थे, क्योंकि वो क्या थे बताइए? क्योंकि वे भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए भी आधुनिक विचारधारा का यथा आवश्यक लाभ उठाने में तत्पर रहते थे। पुरातन और आधुनिक विचारधारा का सहास्तित्व चाहते थे। बीते हुए समय की तथा वर्तमान समस्याओं का एक नजर से देखते थे। चाहते थे कि हम आज भी समस्याओं तथा पिछली बातों का समन्वय करें। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु की भांति विवेकानंद जी को क्यों कहा है, यहाँ पर ये बताना है आपको। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो याद रखिए, भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए भी आधुनिक विचारधारा का यथा आवश्यक लाभ उठाने में तत्पर रहते थे। उनका, विवेकानंद जी का कहना था, हमारी संस्कृति नहीं जानी चाहिए, जो भारतीयों की संस्कृति है वो बनी रहे, पर जिस चीज से हमें लाभ हो रहा हो, हमें लाभ मतलब जिस चीज से हमारे देश जो है वो आगे बढ़े, उन नए साधनों को भी हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। अंतस्थ ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति है से अभिप्रेत है। अंतस्थ ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है, मतलब जो अंतस्थ ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? मन में ब्रह्म के विषय में विचार लाना,
परमात्मा को बाहर खोजने की अपेक्षा अपने ही अंदर उस सर्वशक्तिमान का अनुभव करना, भगवान को अपना सहयोगी समझना, भगवान को पूरे मन से पुकारना। तो अंतस्थ ब्रह्म भाव का मतलब होता है कि खुद में ही ब्रह्म को खोजना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। परमात्मा को बाहर खोजने की अपेक्षा अपने ही अंदर उस सर्वशक्तिमान का अनुभव करना चाहिए। यहां पर आपका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी जी ने पुनर्निर्माण कार्य हेतु गुणों पर ध्यान दिया है, क्योंकि वे ऐसे कार्यकर्ताओं से परिचित थे, इसलिए, या पुनर्निर्माण के कार्य में सफलता हेतु कार्यरत व्यक्ति में इन गुणों का होना परम आवश्यक समझते थे। स्वयं ऐसे गुणवान थे, अपने सहयोगियों पर विशेष ध्यान रखते थे। स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए, स्वामी जी ने पुनर्निर्माण कार्य हेतु गुणों पर ध्यान दिया क्योंकि वे पुनर्निर्माण के कार्य में सफलता हेतु कार्यरत व्यक्ति में इन गुणों का होना परम आवश्यक समझते थे। तो ये ऑप्शन आपका बी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए, स्वामी जी ने पुनर्निर्माण कार्यरत व्यक्ति में किस गुण का होना स्वामी जी ने पुनर्निर्माण कार्य व्यक्ति में किस गुण का होना परम आवश्यक मानते थे? बताइए, किस गुण का होना जो है वो परम आवश्यक है? पुनर्निर्माण कार्यरत व्यक्ति में किस गुण का होना आवश्यक है? चरित्र निर्माण, शिक्षा प्रसार में रुचि, या सबके प्रति प्रेम, या दृढ़ इच्छा? तो याद रखिएगा, उन्होंने क्या कहा था कि अपने अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये मत कहिएगा कि एक बार पैराग्राफ करके मैम आप कैसे क्वेश्चंस लगा देती हैं, आप भी लगाएंगे। आपका काम क्या है, पैराग्राफ को, जो गद्यांश आपको दिया होता है उसको आप आराम से पहले अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, ताकि आपको प्रश्न हल करते समय बार बार गद्यांश को ना देखना पड़े। ठीक है। जायसी किस धारा के कवि हैं? अब गद्यांश का समाप्त हो गया। अब आप बताइए, जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी, प्रेमाख्यानक, नाथपंथी, या रासक काव्यधारा? तो आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना पद्मावत बेहद फेमस है, जिस पर मूवी भी बन चुकी है, कौन सी धारा के कवि हैं? तो ये प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदी में सर्वनाम की कितनी संख्या है? तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या पूछी गई है। यहाँ पर सर्वनामों के प्रकार नहीं पूछे गए हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी में सर्वनामों की संख्या पूछी गई है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी भी जा सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 11 है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो है वो कितनी है? वो 11 है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? आपको पता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको पढ़ाया गया है। अब आप बताइए, चारों शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो क्या है, जो पुल्लिंग है? कपड़ा, छत, बालू और रात। बताइए, कौन सा है इन चारों में जो आपका पुल्लिंग है? छत गिर गई, कभी बोला जाता है छत गिर गई, गिर गया? नहीं बोला जाता, क्योंकि छत क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बालू, बालू का ढेर, बालू गिर गई, बालू ले आओ। ठीक है। बालू क्या होती है? बालू जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। रात, रात हो गई है, कभी ये बोला जाता रात हो गया? नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहन ली बोला जाता नहीं। यहाँ पर आपका ए जो है ये करेक्ट है। ये क्या होता है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? आपको पता है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 हैं। कौन से होते हैं? तो आप ये भी जानते हैं, या, रा, ला, वा। ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ला है। ला क्या है? ला अंतस्थ व्यंजन है। हा क्या है? हा ऊष्म व्यंजन है। हा क्या है?
ऊष्म व्यंजन है। टा क्या है? मूर्धन्य है। ता क्या है? ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा चुनिए। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पूछा क्या गया है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, सर्दी, जुलाई, धर्मयुग, जुलाहा। जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी दिखी आपको? बताइए। जुलाहा क्या है? एक जाति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनना है। तद्भव शब्द अभी आपको बताया था, जो संस्कृत के ना हो, संस्कृत को बिगाड़ के बनते हैं। दुग्ध, गोपाल, कृष्ण या घी। तो घी क्या है आपका? घी आपका तद्भव शब्द है। दुग्ध का क्या होगा तद्भव? दुग्ध का तद्भव दूध होता है। गोपाल का, गोपाल का क्या होगा? ग्वाला होता है। ठीक है। कृष्ण का क्या होता है? किसन होता है। जो आपका कोमल है, कोमल शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। कोमल का विलोम क्या होगा? कर्कश, कुटिल, कृतज्ञ या कृष्ण। तो कोमल का विलोम जो है वो कर्कश होगा, कुटिल होगा, कृतज्ञ होगा या कृष्ण होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो कोमल का विलोम कुटिल होता है। क्या होता है? कोमल का विलोम कुटिल होता है। कर्कश का क्या होता है? कर्कश का मधुर होता है। क्या होता है? कर्कश का विलोम मधुर होता है, ध्यान रखिएगा। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद जो है वो क्या है? जो भयंकर को इन्होंने रेखांकित कर रखा है, भयंकर कैसा पद है? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? आपको पता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को विशेषण कहता है। तो ये दुर्घटना की विशेषता बता रहा है कि भयंकर दुर्घटना हुई, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण शब्द होगा। नेक्स्ट की हम बात करें। हाँ, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद क्या है? अब किस किस पे इन्होंने रेखा कर रखी है नीचे? रेखांकित। अब बताइए ये पद जो है वो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है? तो हमने कहा है किस किस से झगड़ा करो है। यहां पर जो किस किस यूज हुआ है, ये कैसे प्रयोग किया गया है? ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। अब यहां पर जो पंक्ति दी है कि बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित कर रखा है इन्होंने इस पद को, बहुत मेरा मन मयूर। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा अलंकार है। जहां पर मैंने बताया उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई, कोई भिन्नता ना दिखाई जाए, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। यहां पर मन, ठीक है, यहां पर आपकी बात की जाए मन और मयूर, दोनों में एक रूपता दिखा दी गई। मन और मयूर तुलना नहीं की गई। अगर मन की मयूर से तुलना की जाती तो उपमेय अलंकार होता। ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों को एक ही मान लिया गया, मन को मयूर मान लिया गया और मयूर को मन। तो यहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अत्यधिक में संधि कौन सी है? बताइए। संधि जब आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था, जहां पर या, वा, रा, वहां पर कौन सी संधि? वहां पर यण संधि होती है। ठीक है, वहां पर कौन सी संधि संधि होती है? यण संधि होती है। अत्यधिक कैसे बना है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? ये ध्यान दीजिएगा, अति और अधिक। ठीक है,
यहां से हमने ई ले लिया, यहां से हमने आ ले लिया, बन क्या गया या, ठीक है। और इससे पहले क्या रह जाएगा, आधा वर्ण रह जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आ गया, अत्यधिक में यण संधि है। नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 37 क्वेश्चंस आते हैं आपके हिंदी के, ठीक है। तो ये एक सेट में आपको 37 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो, और आपने मेरे साथ सॉल्व किया होगा, तो आपको पता चला है कि आपका कितना प्रिपेयर है। एग्जाम में भी आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है, जहां पर वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य पूछा गया है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कौन सा यहाँ पर वाक्य ऐसा है जिसमें कर्म प्रधान है, तो शीला द्वारा पढ़ा, पढ़ा क्या जा रहा है, पत्र पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला ही वाक्य आपका कर्मवाच्य का है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट था। तो आप बताइएगा आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चंस जो है सही सॉल्व किए हैं, सही आंसर दिए हैं। बाकी आपको फिर से एक बार मैं रिकमेंड कर दूं, ये बुक जो है संकल्प यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसकी आप वीडियोस लगातार देखते हैं वाईटी पर, तो ये आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, बेस्ट बुक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।